तो आप लोग का दो टर्म आया, जो इनलेट वाल्व कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द सक्शन वाल्व, ठीक है। इनलेट वाल्व कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द सक्शन वाल्व एंड आउटलेट वाल्व को हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व से भी कह सकते हैं, ठीक है। एक इनटेक और सक्शन मैनिफोल्ड रहेगा। तो सक्शन मैनिफोल्ड क्या हुआ, जहां से मेरा इनलेट वाल्व है, जहां से मेरा इनलेट वाल्व है, तो उसको कवर करने के लिए मैनिफोल्ड लगाते हैं, तो उसको कहते हैं कि सक्शन मैनिफोल्ड। उसी तरह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व से कनेक्टेड रहेगा। जो अपर पार्ट रहे, जो अपर पार्ट है सिलेंडर का, जो अपर पार्ट है उसको कहेंगे हेड। सिलेंडर का जो अपर पार्ट है उसको कहेंगे हेड। ये अगर मैं बात करूं कि एक बोतल आप लोग देखे हो, आप लोग के सामने अगर बोतल रखा हुआ है और बोतल को आप लोग मान लो कि ये पानी का बोतल रखा हुआ है, ठीक है। तो बोतल को अगर आप वॉल में क्या करोगे कि फोकस करोगे, लाइक आप क्या कर रहे हो, अंधेरा करके यहाँ पे आप टॉर्च जला रहे हो, तो इसका जो शैडो बनेगा, मान लो हम इसके शैडो के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपर पार्ट को हटा दो, ये वाला पार्ट हटा दो, जो बोतल मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो इसका जो शैडो बनेगा ये रेक्टेंगुलर, इसको रेक्टेंगुलर ही बनेगा। शैडो अगर हम इसका बनाएंगे तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। तो कहते हैं कि इसका जो व्यू है, मान लो कि हम शैडो का नहीं बात करें, तो हम व्यू व्यू का बात करते हैं। तो मान लो कि बोतल रखा हुआ है, बोतल तो सिलिंड्रिकल होता है, बोतल क्या होता है, बोतल सिलिंड्रिकल शेप में होता है। तो अगर हम बात करते हो कि ये बोतल को हम लोग साइड व्यू से देखना चाहेंगे, इसको कहेंगे साइड व्यू। इस बोतल को अगर हम लोग साइड व्यू से देखना चाहेंगे, तो जो शेप बनेगा, जो शेप बनता है उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर। उसी तरीके से जो आप लोग यहाँ पे जो शेप देख रहे हो, ये कंप्लीटली रेक्टेंगुलर लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको टॉप व्यू मतलब इसको ऊपर से देखते हैं तो एक सर्कल दिखता है। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया टॉप व्यू। एक आपको साइड व्यू था, एक टॉप व्यू था। अब बोलो कि ये हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करने का एक ही मकसद है कि हम लोग को बोर डायमीटर कहते हैं, सिलेंडर का डायमीटर को बोर डायमीटर कहते हैं। बोर डायमीटर मतलब इनसाइड, तो आउटसाइड नहीं, इनसाइड सरफेस से लेकर के। तो ये सिलेंडर का कुछ थिकनेस भी होता होगा, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम पतला सा प्लेट है। ये सिलेंडर का कुछ थिकनेस होता होगा, आप लोग देखे ही होंगे। तो सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर का, जैसे कि अगर मैं बात करूं बोतल का, तो बोतल का भी कुछ थिकनेस है। तो ये जो है इनसाइड डायमीटर को हम लोग कहते हैं, इनसाइड डायमीटर के, इसका इनसाइड डायमीटर को हम लोग कहते हैं बोर डायमीटर। कौन सा, ये वाले डायमीटर को हम लोग नाम देते हैं बोर डायमीटर, ठीक है। ये टॉप व्यू है। ये इस तरफ से अगर हम लोग देखें, ये सिलेंडर का अगर हम ऊपर से देखें तो हमको ऐसा नजर आएगा, ये सिलेंडर ये सर्कुलर शेप में नजर आएगा, साइड से देखें तो रेक्टेंगुलर नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे ये जो है सर्कुलर शेप में, और इनसाइड डायमीटर अगर ले लें तो इसको हम लोग कहते हैं बोर डायमीटर, डायामीटर। तो ये दो टर्म हुआ, आप लोग पता चला कि बोर डायमीटर किसको कहते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व को सक्शन, सॉरी इनलेट वाल्व को हम लोग सक्शन वाल्व भी कहते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं, आउटलेट वाल्व। सिलेंडर हेड कौन सा होता है, जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उसको माथा कहते हैं। माथा कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, तो इसको टॉप मोस्ट जो हेड रहा, जो टॉप मोस्ट पोर्शन रहा उसको कहते हैं हेड, माथा, ठीक है। हेड से जो कैलकुलेट करते हैं, पिस्टन जहां तक मूव किया, पिस्टन जो है जहां तक उसका कैपेबिलिटी है मूव करने का सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर जहां तक उसका कैपेबिलिटी है मूव करने का, विथ रेस्पेक्ट टू द कनेक्टिंग, विथ रेस्पेक्ट टू द क्रैंक, किसके अनुसार, क्रैंक के अनुसार। मतलब अगर क्रैंक एक रोटेशन ले रहा होगा तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर से नीचे के नीचे अपना डिस्टेंस मेजर कर रहा होगा,
जब ये नीचे आता है तो मैंने आप लोगों को बॉटम डेड सेंटर के बारे में बताया था, और अपर वाले ये पे रहता है टॉप डेड सेंटर। ये हो गया आपका टॉप डेड सेंटर, जहां तक ये मूव करता है, इसका कैपेबिलिटी है, इसके बाद उसका मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ तक हो गया टॉप डेड सेंटर, और यहाँ तक हो गया बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन जो कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रड से, तो किसके मदद से करते हैं, कनेक्टिंग रड में किसकी मदद से करते हैं, उसको कहते हैं गज्जियन पिट या रिस्ट पिट को। ठीक है, जो वॉल्यूम सिलेंडर का हम लोग कहते हैं, और जहां तक पिस्टन बॉटम डेड सेंटर मेजर करते हैं, कहाँ तक मेजर करते हैं, टॉप टॉप हेड से, सिलेंडर का हेड से मेजर करते हैं, और कहाँ तक मेजर करते हैं, बॉटम डेड सेंटर। तो इसको कहते हैं हम लोग टोटल वॉल्यूम या सिलेंडर वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे टोटल वॉल्यूम। ये सब टर्म है, छोटे छोटे टर्म है जो आप लोग को याद करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना होगा। इसको कहते हैं हम लोग टोटल वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम जो है दो तरीके से डिवाइड होता है, एक स्वेप्ट वॉल्यूम के थ्रू डिवाइड होता है, और एक क्लियरेंस वॉल्यूम के थ्रू डिवाइड होता है। जो स्वेप्ट वॉल्यूम के थ्रू डिवाइड होता है, जो स्वेप्ट वॉल्यूम के थ्रू यहाँ पे डिवाइड होता है, उसका जो उसका कहाँ तक उसको हम मेजर करेंगे, कि यहाँ पे एज्यूम करो कि जब ये जो सिलेंडर था, और इसमें जब पिस्टन क्या हुआ, जितना सक्शन करना था कर लिया, इसमें जितना सक्शन करना था वो कर लिया। ठीक है, इसमें क्या है, जो गैसेस है वो यहाँ पर आ चुका होगा। अब पिस्टन जो है फिर से ये मूव कर रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ कंप्रेशन के वक्त में। ठीक है, बात समझना यहाँ पे, जब कंप्रेशन के केस आया था तो पिस्टन कहाँ तक इसको, ये गैसेस को कंप्रेस कर पाया होगा, जहां तक ये अपने आप को रेजिस्टेंट कर पाया होगा। तो मतलब सिलेंडर पिस्टन जो है सिलेंडर के इनसाइड में गैसेस को वहां तक ही कंप्रेस करेगा जब तक गैसेस का एक एक मॉलिक्यूल्स आपस में सट ना गया होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर गैसेस जो है पूरा कंप्रेस्ड हो चुका हुआ होगा। इस केस में गैसेस जो है कंप्रेस्ड हो चुका होगा, और गैसेस का मॉलिक्यूल्स को कोई जगह नहीं होगा और कंप्रेस्ड होने के लिए, तो वहां तक कंप्रेस हो चुका होगा। तो ये वाले सेक्शन को हम लोग कहते हैं, ये वाले वॉल्यूम को जो जहां तक ये कंप्रेस करने का कैपेबिलिटी रखता हो, पिस्टन गैसेस को जहां तक कंप्रेस करने का कैपेबिलिटी रखता हो, ठीक है, पिस्टन जहां तक गैसेस को कंप्रेस करने का कैपेबिलिटी रखता हो, पिस्टन जहां तक गैसेस को कंप्रेस करने का कैपेबिलिटी रखता हो, उस वॉल्यूम को हम लोग कहेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। बात समझ में आया? क्लियरेंस वॉल्यूम के बाद, क्लियरेंस वॉल्यूम के बाद, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जहां तक पिस्टन मूव करता है, जहां तक पिस्टन मूव करता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, या स्वेप्ट वॉल्यूम भी हम लोग कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं या स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। कभी कभी हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं इसको, इस टर्म को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम से भी नाम से टर्म से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, या फिर यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है स्ट्रोक वॉल्यूम, या फिर स्ट्रोक के नाम से हम लोग इसको टर्म को हम लोग कहते हैं। ये क्या हुआ, ये वो वॉल्यूम है जहाँ पे पिस्टन जो है, पिस्टन का मूवमेंट होता है, इस वॉल्यूम में पिस्टन का मूवमेंट होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम में कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां तक मेरा जो है गैसेस जो है वो कंप्रेस्ड हो चुका होगा, हाईली कंप्रेस्ड हो चुका होगा।
ठीक है, ये दो टर्म क्लियर हुआ। स्वेप्ट वॉल्यूम किसको कहेंगे और क्लियरेंस वॉल्यूम किसको कहेंगे। टोटल वॉल्यूम क्या है? जब हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम को when we add the clearance volume with the swept volume, then we will get the total volume। इसको हम लोग टोटल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टोटल वॉल्यूम कहते हैं। पिस्टन का जो एरिया रहता है, सिंस सिलिंड्रिकल है, पिस्टन का जो सरफेस है वो सिंस सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये सर्कुलर एरिया क्या होगा? π/4। ये एरिया मेरा क्या होगा? π/4 d² पिस्टन का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है π/4 पिस्टन एरिया। थोड़ा जियोमेट्रिक टर्म है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ किसको कहते हैं? जब टॉप डेड सेंटर से पिस्टन मूव कर रहा होगा बॉटम डेड सेंटर तक, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक लेंथ, एल। ये एल क्या है कि जब मेरा यहाँ पर भी अगर हम क्रैंक का बात करें, जब क्रैंक का पोजीशन यहाँ पे रहा होगा तो पिस्टन, मान लो कि ये मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो पिस्टन क्या है, पिस्टन इस तरफ मूव कर रहा होगा और क्रैंक का रोटेशन कुछ इस तरह हो रहा होगा। जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, एज्यूम करोगे ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये पूरा क्लियर करो माइंड में अपना एजम्पशंस का, ये पूरा ये लाओ, विजुअलाइज करो। यहाँ पे विजुअलाइज जब तुम लोग आप लोग यहाँ पे करोगे तो आप लोग को आप लोग को पता चलेगा कि पिस्टन जो है, जैसे जैसे आप विजुअलाइज करो इस चीज को, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे पिस्टन नीचे मूव कर रहा होगा वैसे वैसे क्रैंक जो है रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, और फिर जैसे जैसे पिस्टन यहाँ के बाद इसका टर्निंग चेंज हुआ है, यहाँ के बाद अब ये क्या किया, कंप्लीट विजुअलाइज करो यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं बात सुनो और विजुअलाइज करो, समझ लो कि तुम लोग मेडिटेशन में चले गए हो यहाँ पे। तो अब इसके बाद यहाँ पे समझ लो कि तुम लोग मेडिटेशन में चले गए हो और कंप्लीटली विजुअलाइज कर रहे हो यहाँ पे। इसके बाद जैसे जैसे ये क्रैंक जो है इसके बाद मूव करेगा अपर की तरफ, अपर डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, मतलब ये हाफ रोटेशन, इसके बाद हाफ रोटेशन। तो अपर डायरेक्शन की तरफ ये जैसे जैसे मूव करेगा तो पिस्टन का मूवमेंट क्या हो रहा होगा, अपवर्ड हो रहा होगा या डाउनवर्ड हो रहा होगा, ये हमको बताओ। कोई क्या मिला तुम लोग को देखने से? अपवर्ड, ठीक है, पिस्टन का मूवमेंट अपवर्ड की तरफ हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिला कि पहला स्ट्रोक में ये कितना डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री। सेकेंड स्ट्रोक में कितना डिग्री रोटेट किया, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट में रोटेट किया, ये सेकेंड पार्ट में रोटेट किया। तो सेकेंड रोटेशन इसका कितना पे बना, कंप्लीट रोटेशन कितना पे बना, 360 डिग्री पे। दोनों को मिला दो, 360 डिग्री हो गया। दोनों को मिलाने के बाद 360 डिग्री। अब ये बात को यहाँ पे समझना, पहला जो स्ट्रोक लेंथ बना था, जो पहला स्ट्रोक लेंथ बना था वो 180 डिग्री पे बना था, फर्स्ट स्ट्रोक को, ये दिस वन इज द फर्स्ट स्ट्रोक। सेकेंड स्ट्रोक जो बना था वो कितना पे बना था, वो भी 180 डिग्री पे बना था। अब यहाँ पे देखना कि पहला स्ट्रोक में हो सकता है सक्शन हुआ था, दूसरा स्ट्रोक में क्या हुआ, कंप्रेशन था। फिर तीसरा स्ट्रोक जो बनेगा वो भी 180 डिग्री में ही बनेगा। ठीक है,
ये थ्योरेटिकल है जो कहा जाता है, यहाँ पे आप लोग को थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में बहुत अंतर होता है। ये थ्योरेटिकली कहा गया है कि नेक्स्ट जब रोटेशन होगा वो भी 180 डिग्री पे ही होगा। तो ये नेक्स्ट रोटेशन हुआ मतलब नेक्स्ट स्ट्रोक बना, मतलब नेक्स्ट स्ट्रोक मतलब ये वाला 180 डिग्री पे बना, उसके बाद फोर्थ स्ट्रोक बनेगा वो भी 180 डिग्री पे बनेगा। तो टोटल जो रोटेशन होता है वो 720 के बराबर होता है। ये दोनों को मिलाओ कितना हुआ 360। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रोक है, ये पहला स्ट्रोक था, ये वाला पहला स्ट्रोक था, ये सेकेंड स्ट्रोक है, ये थर्ड स्ट्रोक है, दिस वन इज द फोर्थ स्ट्रोक। तो दैट्स व्हाई द फोर स्ट्रोक इंजन्स आर कॉल्ड द फोर स्ट्रोक इंजन। इसका एक और रीजन यही है कि ये 4 स्ट्रोक इसलिए कहा जाता है, 4 स्ट्रोक इसलिए कहा जाता है कि ये 4 स्ट्रोक में काम करता है। इसको लेंथ मतलब जितना लेंथ है, जितना लेंथ ये टर्न किया टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, उसको कहते हैं स्ट्रोक। जब बात आता है 2 स्ट्रोक इंजन्स का, तो यहाँ पे आप लोग टोटल आप लोग जब ऐड करोगे 4 स्ट्रोक में तो आपको निकलता है 720 डिग्री। क्या निकला 720 डिग्री, ये टोटल आप लोगों को निकला। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टोटल आपको टोटल स्ट्रोक निकलता है 720 डिग्री। यहां पे आप समझना, जब बात होती है 2 स्ट्रोक इंजन्स का, when we discuss about the 2 stroke engines, when we discuss about the 2 stroke engines, ठीक है, when we discuss about the 2 stroke engines, तो complete rotation सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री पे वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री। मतलब इसको 720 डिग्री पे मूव करने का जरूरत ही नहीं है, ये कितना पे वर्क कर लेता है 360 डिग्री पे काम कर लेता है। तो इसीलिए नाम दिया है 2 स्ट्रोक। तो 360 डिग्री में आप लोग देखोगे सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रोक ही बनता है, पहला और दूसरा। और पहला स्ट्रोक में आपका 2 काम हो जाएगा और सेकेंड स्ट्रोक में भी 2 काम हो जाएगा। तो इस तरह इसको कहा गया है कि ये 2 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग यहाँ पे याद करो। स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये टर्म यहाँ पे अभी तक मैंने आप लोग पिस्टन के एरिया दिखाया, पिस्टन का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सिलिंड्रिकल है और इसका सरफेस ऊपर के देखो तो वो सर्कुलर शेप में है। तो द एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ डायमीटर इक्वल टू इंजन सिलेंडर बोर डायमीटर। ये कहा गया है कि अगर हम पिस्टन का बात करते हो, पिस्टन क्या है, पिस्टन जो है ये मान लो कि मेरा सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर का ऊपर हम लोग बात करें, ये सिलेंडर है। तो इसमें जो पिस्टन है, पिस्टन कहाँ रहेगा, पिस्टन तो सिलेंडर के इनसाइड में रहेगा। पिस्टन जो है सिलेंडर के कहाँ रहेगा, पिस्टन जो है सिलेंडर के इनसाइड में रहेगा। अब सिलेंडर के इनसाइड कहाँ होगा, ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो सिलेंडर के इनसाइड में रहेगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो एरिया है, ये मान लो कि इनसाइड वाला जो ब्लू कलर है वो मैं पिस्टन बताया, आउटसाइड वाला वो क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है और इनसाइड वाला पिस्टन है, ये पिस्टन है। तो इसका जो एरिया मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो ये एरिया क्या होगा इसका, π/4 डी स्क्वायर, ये पाई हो गया π/4 डी स्क्वायर, इसको हम लोग कहेंगे एरिया। ये जो पिस्टन का जो एरिया होगा वो बोर डायमीटर, वो बोर का एरिया होगा, सिलेंडर का बोर एरिया होगा। ठीक है, इसका जो पिस्टन का जो डायमीटर होगा वो बोर डायमीटर भी कह सकते हैं, उसको कहेंगे बोर डायमीटर। मैंने आपको बताया सिलेंडर का इनसाइड सरफेस, तो उसको हम लोग बोर डायमीटर भी कहेंगे। जब बात हुई थी कि वॉल्यूम का, तो स्वेप्ट वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम देखो कहाँ से कहाँ तक है,
सबसे पहले स्वेप वॉल्यूम आइडेंटिफाई करते हैं। स्वेप वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक हम लोग कैलकुलेट किए थे, बॉटम डेड सेंटर से मेजर किए थे, जहाँ से मेरा पिस्टन मूव कर रहा अपवर्ड डायरेक्शन तक मूव कर रहा, कहाँ तक मूव किया, टॉप डेड सेंटर तक, जहाँ तक उसका टेंडेंसी है मूव करने के लायक, उसके बाद उसको मूव करने का हिम्मत क्षमता नहीं है, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड स्ट्रोक लेगा, मतलब इस तरफ आएगा मूवमेंट। ठीक है, तो ये जब मूव कर रहा होगा, ऊपर कंप्रेस कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, तो क्या हुआ होगा कि ये जो है ये पूरा ये लेंथ को कवर किया होगा। तो अगर हम लोग एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आता है, तो एक का यूनिट है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। जो टर्म निकलता है इनसे उसको कहते हैं मीटर क्यूब, ये हमारे पास यूनिट आएगा। ये जो यूनिट है मीटर क्यूब, इसको हम लोग वॉल्यूम के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का अब यहां पे देखो, इसको हम लोग कहते हैं ये मेरा वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहां पे समझना कि एरिया जो था वो क्या था, पाई बाई 4, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये मेरा एरिया था, जिसमें पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, बचा मेरा डी। डी को मेजर करेंगे तो क्या से मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर से। ठीक है, सॉरी मीटर से, डी में क्या होगा, मीटर से या एमएम से होगा या फिर इंच से होगा, तो जो भी होगा, या तो मीटर क्यूब यहाँ से, सॉरी एरिया क्या निकलेगा, मीटर स्क्वायर निकलेगा, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, या फिर इंच स्क्वायर निकलेगा, जो भी हम लोग मेजरमेंट हुआ लीनियर स्केल में। अगर हम लोग उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर या मीटर जो से मल्टीप्लाई करना कर देते हैं तो हमारे पास आता है सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाता है, ये वॉल्यूम हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम को, अगर हम लोग स्वेप्ट सॉरी अगर हम लोग एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, पिस्टन के एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं कि वो कितना लेंथ ट्रेवल किया हो, कितना लेंथ मतलब एक स्ट्रोक कितना ट्रेवल किया होगा, तो ये एक स्ट्रोक हुआ, तो एक स्ट्रोक का लेंथ पे इसका आता है मेजरमेंट पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। ये जो है ये मेरा स्वेप्ट वॉल्यूम है, जहां तक पिस्टन मूव करने का कैपेबिलिटी रखता है, इसको कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, नीचे सफिक्स में एस रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम, नीचे सफिक्स में वी के सफिक्स में एस रहेगा। जब बात आती है क्लियरेंस वॉल्यूम का, तो क्लियरेंस वॉल्यूम वो हुआ जो जहां पे गैसेस जो है कंप्रेस होकर के या कंबसन के लिए वहां तक रखा हुआ होगा और उसको फर्दर प्रोसेस में हम लोग लाते हैं एग्जॉस्ट करने के लिए। तो ये मेरा टोटल वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम क्या हुआ, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप वॉल्यूम, ये मेरा टोटल वॉल्यूम हुआ। जब लोग बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो निकालने का, तो यहाँ पे आ जाओ, कंप्रेशन रेशियो जब हम लोग बात करते हैं निकालने के, तो हमारे पास क्या था, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम, यहाँ पे देख सकते हो क्लियरेंस वॉल्यूम जो बचा हुआ प्लस रेस्ट ऑफ द हिस्सा, तो रेस्ट ऑफ द हिस्सा क्या है मेरा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस रेस्ट ऑफ द हिस्सा क्या था, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, जब कंप्रेशन रेशियो का बात कर रहे थे तो कंप्रेशन रेशियो कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम V बाई VS। ठीक है, V बाई VS, सॉरी V बाई VC, जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे हुआ V बाई VC। अब इसको जब हम लोग करते हैं, इसको जब हम लोग मेजर करते हैं तो हमारे पास आता है
वी एस प्लस वी सी बाई वी सी, और हमारे पास निकलता है, अगर हम इसको ठीक से अरेंज करें तो हमारे पास निकलता है 1 प्लस वी एस बाई वी सी। ये हमारे पास निकलता है क्लियरेंस वॉल्यूम का अंडर एक और टर्म। क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग सी आर भी कर सकते हैं या आर भी लिख सकते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दिया था, वर्किंग प्रोसेस क्या क्या रहता है। टू स्ट्रोक का भी सेम है। अब परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन है क्या? तो पहला हो गया इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। एक परफॉर्मेंस ऑफ इंजन किसके थ्रू निकलता है? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के थ्रू, ठीक है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के थ्रू। दूसरा निकलता है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के थ्रू। तीसरा निकलता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। जो थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है, व्हेन इंडिकेटेड पावर इज डिवाइडेड बाय द फ्यूल एनर्जी। कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, कितना फ्यूल जो है वो कंज्यूम हो रहा है एक पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है, कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है एक थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए, उसको कहते हैं इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एनर्जी इन द इंडिकेटेड पावर टू द फ्यूल एनर्जी। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि जितना पावर हमको जनरेट करना है एज ए थर्मल एनर्जी के रूप में, वो किसके थ्रू आ रहा है? फ्यूल के थ्रू आ रहा है। फ्यूल कौन सा है? पेट्रोल या फिर डीजल? दो ही है यहाँ पे फ्यूल मेरा, पेट्रोल या तो आइदर पेट्रोल आइदर डीजल। अगर हम लोग डीजल यूज कर रहे हैं तो डीजल का फ्यूल फ्लो कितना है? मतलब 1 kg पर हार हो रहा है, 1 kg पर हार हो रहा है 1 घंटे में, या फिर 0.2023 kg पर हार हो रहा है 1 घंटे में। कितना कंजम्पशन हो रहा है? मतलब अगर आप तेल भरवा के निकले, मान लो कि जनरली 1 kg क्या होता है? 1 kg 1 लीटर के आसपास होता है, कहते हैं अप्रोक्सीमेटली होता है, ये जनरली होता नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली बोलता है 1 kg इक्वल टू 1 लीटर, 0.9 समथिंग होता है, 1 kg इक्वल टू 0.9 समथिंग लीटर होता है। तो ये अगर मान के चलते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लीटर है, तो अगर हम लोग 1 घंटा में तेल भरवाएं, सोचो कि 1 घंटा में हम तेल, 1 घंटा पहले सपोज करो कि हम घर से निकले 9 बजे, बात समझना है यहाँ पर, हम लोग घर से निकले 9 बजे, तेल जलवाए हैं 1 लीटर, ठीक है। 10 बजे क्या, 10 बजे हमारा जो तेल है 1 लीटर वो खत्म हो जाता है कि कुछ रहता है? हम जाहिर सी बात है कुछ रहता है, ये खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे जो टर्म है 1 kg पर हार, कि अगर कितना kg पर हार वो फ्यूल ले रहा होगा, तो यहाँ से मेरा माइलेज पता चलता है, कितना कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है, कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा होगा। तो हो सकता है 0.023 कंज्यूम कर रहा होगा, kg कंज्यूम कर रहा होगा, या फिर 0.7 kg पर हार के हिसाब से कंज्यूम कर रहा होगा। तो ये क्या हुआ? ये कंजम्पशन हुआ, फ्यूल फ्लो कितना हो रहा है टैंक में, टैंक से फ्यूल का टैंक से सिलेंडर तक कितना फ्यूल जा रहा होगा, और उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू जनरली पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू और डीजल का कैलोरीफिक की बात करो तो वो, ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे, और कोई फ्यूल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, बस वही तो फ्यूल है। तो ये हो गया। और हम लोग जब 100 यहाँ पे यूनिट जो दिख रहा है ये कुछ नहीं, बस हम इसको जब हम लोग परसेंटेज में लाना होता है, जब हम लोग परसेंटेज में लाना होता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंडिकेटेड पावर, सिंस इंडिकेटेड पावर न्यूमिनेटर में है, तो यहाँ पे इसको हम लोग
इसको हम लोग किलोवाट कहो तो 1 वाट में कितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, कितना एनर्जी उससे बना रहे हैं, तो वो इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इंडिकेटेड पावर इंटू 3600। अब बात आता है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर होता क्या है? जब तक हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चल रहा है, अपना एनर्जी वो कितना जनरेट कर रहा है। अब सोचे कि वो रिवर्सल, मतलब हम लोग बात करें कि जब हम लोग यहाँ पे समझो, इस डायग्राम पे समझो, जब लोग बात कर रहे हो सक्शन से ये कंप्रेशन में गया, ठीक है, जब बात कर रहे हो कि ये सक्शन से कंप्रेशन कर रहा होगा तो उस वक्त कितना थर्मल एनर्जी क्रिएट कर रहा होगा। अब जब बात करते हो कि ये कंबसन के बाद एक्सपेंशन कर रहा होगा तो कितना ब्रेक हॉर्स पावर वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये जो ब्रेक पावर है, यहाँ पे आप लोग जो बीएचपी देख रहे हो, ये और कुछ नहीं, ये इसको कहते हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। उससे हम लोग को कितना में उतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये इसको भी हम लोग उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग मेजर इसको कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। जहां पे इंडिकेटेड पावर वहां पे हम लोग ब्रेक पावर लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा और कुछ नहीं है इसमें, डरने का और कुछ नहीं है। मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी गाड़ी का जब निकालेंगे तो हम लोग कहते हैं ब्रेक पावर को, ब्रेक पावर क्या है? ब्रेक पावर जिसके थ्रू हमको मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, और इंडिकेटेड पावर जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी ये कर रहे हैं, जनरेट करवा रहे हैं। तो यहां से हमारा निकलेगा इंडिकेटेड पावर, ये सॉरी मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है, इसके थ्रू हमारा निकलेगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। जनरली कहते हैं, ये टर्म यहाँ पे दिखा रहा है, ये ओवरऑल कहते हैं कि अगर हम बात करें कि इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का हम बात करें या मैकेनिकल एफिशिएंसी का बात करें, तो कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहा होता है। वो लॉसेस कहाँ जाता है? वो लॉसेस आइदर फ्रिक्शन में चला जाता है या फिर पंपिंग, फ्यूल का पंपिंग में चला जाता है। तो ये जो लॉसेस है, ये लॉसेस फाइनली जो हम लोग को मिलता है वो ब्रेक पावर के थ्रू मिलता है। इसीलिए जो इंडिकेटेड पावर का जो एफिशिएंसी वो ज्यादा होता है ब्रेक पावर से। ब्रेक पावर में क्या होता है कि कभी कभी आप लोग चल रहे हो तो आपको रास्ते में आपके फ्रेंड मिल गए, तो आप बैठा लिए, चलो मैं आपको वहां तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप ड्रॉप कर दिए, तो क्या हुआ कि जब गाड़ी चल रहा हो 1% पे बैठ करके, मान लो कि आपका वेट हो 70 kg, ठीक है, और गाड़ी चल रहा हो, नॉर्मल गाड़ी है, और आपके फ्रेंड का वेट हो गया वहां पे एक और 70 kg, तो दोनों मिला करके हो गया 140। तो क्या हुआ, गाड़ी में भी उतना ही एनर्जी चाहिए, वो कांस्टेंट एक कंटिन्यूअस फ्यूल का फ्लो होने के लिए। तो ये सारा चीज जो है अदर प्रोसेस में आता है, गवर्नर फ्लाईव्हील वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसके थ्रू मिलता है। तो ये जो है, ये वेट इंक्रीज होने के कारण ये क्या हो गया, लॉसेस हुआ, फ्यूल का यहाँ पे हमारा लॉसेस हुआ। गाड़ी चलते चलते कभी कभी हम लोग को अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है, या फिर अचानक से हम लोग एक्सीलेटर अचानक से उठाना पड़ता है, तो वहां पे क्या हुआ, वो भी लॉसेस में चला जाता है। तो ये सारा चीज फैक्टर्स होता है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी आते 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 मैकेनिकल एफिशिएंसी काफी कम रहता है, उसके बाद ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी रहता है, उसके पहले क्या रहता है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो ये चीज है जो फैक्टर रोल प्ले कर रहा होता है एफिशिएंसीज को घटाने में। एफिशिएंसी यहाँ पर हम लोग एक और टर्म से डिनोट करते हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो जब लोग मान लो कि हम लोग बात किए कि कितना फ्यूल को हम लोग कंज्यूम करवाना है, शॉर्ट वॉल्यूम से लेकर के मास जो है, मान लो कि पहले क्या हुआ कि
पिस्टन जो है, पिस्टन मूव किया नीचे की तरफ, पिस्टन मूव किया नीचे की तरफ, मतलब सक्शन हो रहा हुआ होगा, नीचे की तरफ मूव किया। इसके बाद जैसे पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जब तक ये सक्शन किया होगा, जब तक यहाँ पे ये सक्शन किया होगा, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे फ्यूल और एयर, अगर मान लो कि पेट्रोल इंजन का बात करें, तो फ्यूल और एयर के दोनों का यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा हुआ होगा, सक्शन जब हो रहा होगा। जब कंप्रेशन किया होगा, तो ये क्या हुआ कि इतना फ्यूल, इतना ही जो फ्यूल एंट्री किया या एयर के साथ, वही तो मेरा यहाँ पे, इसी को तो हम कंप्रेस कर रहे हैं, इसके अलावा और किसी तो कंप्रेस नहीं कर रहे, नहीं कि तो कंप्रेस कर रहे हैं। जब ये कंप्रेस हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा, लास्ट में जाकर कंप्रेशन जोन तक पहुंचा, व्हेन इट रीचेस अप टू द कंप्रेशन जोन। तो जब यहाँ पे मेरा फ्यूल जो है, मेरा मैक्सिमम फ्यूल यहाँ पे कंप्रेशन जोन के अंदर रहा होगा, तो ये हाईली कंप्रेस्ड फ्यूल्स है, दिस फ्यूल इज कॉल्ड इज हाईली कंप्रेस्ड फ्यूल। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मतलब कहां से कहां तक, ये स्वेप वॉल्यूम, जहां तक इसको हिम्मत है कंप्रेस करने का, इसको कहेंगे स्वेप वॉल्यूम। ये स्वेप वॉल्यूम तक मेजर कर रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में हम लोग क्या कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे, एयर के थ्रू, मान लो कि पेट्रोल का बात करते हैं, तो कितना, मान लो कि हमको पता नहीं है कि कितना इस वॉल्यूम में कितना पेट्रोल जा रहा है, तो इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि एयर का भी पैसेज है, ठीक है, कितना एयर का पैसेज है वो भी हमको नहीं पता है, तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है, ये टर्म से हम लोग निकालते हैं, मास ऑफ एयर कंज्यूम, ये आइडियली निकलता है, मास ऑफ एयर कंज्यूम बाय मास ऑफ फ्लो ऑफ एयर टू फिल स्वेप वॉल्यूम एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये याद रखना है, यहाँ पे क्या है टर्म, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब अगर इनसाइड प्रेशर, अगर इनसाइड प्रेशर, मान लो कि इनसाइड प्रेशर P1 है और बाहरी प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है, जब तक इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कुकर, प्रेशर कुकर, जब तक इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा, जब तक इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हेन जब तक इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो तब तक कोई फ्लो नहीं हो रहा होगा, मतलब बाहर से इनसाइड तक कोई फ्लो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, कोई मासेस वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। व्हेन प्रेशर, इनसाइड प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके क्या हो रहा है, बाहर से मासेस जो है इनसाइड में आ रहा है, इनसाइड सिलेंडर के अंदर आ रहा होगा, बाहर से मासेस सिलेंडर के इनसाइड में आ रहा होगा, कब आ रहा होगा, व्हेन इनसाइड प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जस्ट कंपेयर दिस एग्जांपल विद द प्रेशर कुकर, व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेशर कुकर, तो व्हेन वी कुक फूड, व्हेन वी कुक राइस इनसाइड द प्रेशर कुकर, तो वहां पे होता क्या है कि आप लोग राइस को गर्म करो, गर्म करने के बाद फिर आप लोग बोलते हो कि प्रेशर कुकर तो 3-4 सीटी में हो गया, उसके बाद खाना बन गया होगा, खाना बन गया, मान लो राइस बन गया, तो उसके बाद आप बोलते हो कि आधा घंटा के बाद ही प्रेशर कुकर जो है, आधा घंटा के बाद ही खोलो, नहीं तो उसका सीटी से उसका क्या करना पड़ेगा, उसका वल्व से गैस निकालना पड़ेगा। तो क्यों निकालना पड़ता है, वो यही रीजन होता है कि इनसाइड प्रेशर, जब तक इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का जो दुनिया है, बाहर जहां पे अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कहते हैं, और जैसे ही एक सिलेंडर में उसको राइस को हम लोग रख देते हैं और उसको हम लोग हीट करवाते हैं, हीट करवाने के बाद हम उसको मेजर करते हैं, हम उसको देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इनसाइड प्रेशर मेरा ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यही कारण है कि बाहर से जब उस वक्त तक कुछ नहीं फ्लो होगा, इवन आप लोग जितना भी उसमें ये लगा लो, दम लगा लो, वो नहीं खुलेगा, अनटिल एंड अनलेस उस वक्त खुलेगा जब तक प्रेशर, इनसाइड प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो ना जाए। थोड़ा सा भी हो जाता है वो तुरंत खुल जाता है अपने ढक्कन, प्रेशर कुकर। तो यही रीजन है, यहाँ पर भी यही चीज ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देखते हैं, यहाँ पे इसके थ्रू हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देखते हैं, ये कहाँ तक निकालते हैं, स्वेप वॉल्यूम तक हम लोग निकालते हैं, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एयर फ्लो का हम लोग देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एयर कितना फ्लो हो रहा है। और मान लो कि हम लोग डीजल की भी बात करें तो डीजल में क्या होता है कि
डीजल को कंप्रेस करके फ्यूल एयर से उसको इग्नाइट किया जाता है। और पेट्रोल में क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सर लेकर के स्पार्क प्लग से इग्नाइट किया जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर फ्लो का, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एयर फ्लो का, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना एयर फ्लो का, मतलब कितना एयर जो है, मास ऑफ एयर कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। और किसके अनुसार, किसके अनुसार हो रहा होगा, ये स्वेप्ट वॉल्यूम के अनुसार हो रहा होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे घबराना की बात नहीं है, ये सारा चीज हो जाएगा। देखो स्वेप्ट वॉल्यूम किसके अनुसार हो रहा है, साइड में रिवॉल्यूशन, कितना साइक्लिक रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। ये जो पिस्टन क्रैंक जो वहां पे मैंने आप लोग को दिखाया था, ये जो क्रैंक दिखाया था, ये देखो, ये जो क्रैंक दिखाया था, यहाँ पे जो क्रैंक है आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसका रिवॉल्यूशन, ये क्रैंक का रिवॉल्यूशन होना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ एयर है, एयर डेंसिटी, और ये नंबर ऑफ सिलेंडर, कितना सिलेंडर यूज करें, एक सिलेंडर इंजन है या 2 सिलेंडर इंजन है। रिवॉल्यूशन जब हम लोग बात करते हो एन का, एन क्या है कि क्रैंक का रोटेशन है, हम लोग यहाँ पे बात किए थे एन। समझ में आ रहा है ना, सभी को कंफ्यूज होते जा रहे हो, ओवर मतलब ऐसा नहीं कि माथा से ऊपर जा रहा है, सारा चीज माथा के ऊपर से पार होते जा रहा है, पार होते जा रहा है, बाउंस हम इधर से लग रहा है जैसे बाउंस हम मारते जा रहे हो, बाउंस नहीं ना जा रहा है सभी को। थोड़ा सा बाउंस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करते हैं हम दूसरे तरीके से। देखो कहाँ पे बाउंस लग रहा है सबको, किसको किसको कहाँ पे डाउट हो रहा होगा, इसलिए हम धीरे 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 करके पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे करके पढ़ाने में क्या मजा है ना, कि आराम से पढ़ाओ और सारा चीज माथा में घुसाते रहो, हल्का हल्का करके, एकदम जो होता नहीं है खाली 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 करके एकदम पूरा माथा को भर दो, फिर अचानक से लगेगा कि हाँ पूरा याद हो गया। ऐसा चीज पढ़ाओ कि मतलब क्लियर हो जाए पूरा, का एक ही बार में फ्रेश हो जाए, और उसके बाद जब आप लोग बुक खोलो, रिवाइज करो, बोलो बोलो कि ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा हुआ है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट है। देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, the engine output is limited by the maximum amount of air that can be taken in during the suction stroke। ये कहना क्या चाह रहा है कि जब सक्शन हो रहा होगा, जब कंप्रेशन सॉरी जब सक्शन हो रहा होगा, तो वहां पे क्या है कि पिस्टन जो है, पिस्टन क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है जितना खींच सके एयर को, वहां तक कितना खींच सके। और वो ये भी कोशिश किया जा रहा है कि साथ साथ अगर पेट्रोल इंजन है, सिंस ये तो पेट्रोल का ही बात हो रहा है, तो पेट्रोल इंजन है तो साथ साथ पेट्रोल का भी कितना खींच सके। इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट डीजल इंजन, तो वो सिर्फ और सिर्फ एयर डीजल का ही यहाँ पे कंज्यूम करेगा, वो खींचेगा। तो जब बात हो रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर ये खींच रहा होगा, और वो कितना अमाउंट ऑफ एयर जब सक्शन के वक्त खींचने के बाद फ्यूल के साथ साथ मिक्सिंग हुआ, मिक्सिंग होने के बाद वो यूज किया गया किसके लिए, फ्यूल को बर्न करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फ्यूल को बर्न करने के लिए वहां पे कितना अमाउंट ऑफ एयर को खींचा गया होगा, वो वही एयर जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में एप्लीकेशन उसको अप्लाई किया जाता है। वही वही मास ऑफ एयर को हम लोग कहते हैं वो कंज्यूम करवाते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में उसको लाने के लिए। तो मान लो कि कंज्यूम हुआ, जितना कंज्यूम होना था हो गया, उसके बाद जब हम लोग देखते हैं ये क्या हुआ, कितना एयर का पैसेज हुआ ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। और जब हम लोग इसको किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे ये समझेंगे कि ये कितना गया होगा, हम लोग देखो कैसे समझेंगे।
ये पहले मेरा एक सिलेंडर है, इसको सिलेंडर को बनाओ यहाँ पे, ये मेरा सिलेंडर है। जब ये टर्न हो रहा होगा, जब मेरा पिस्टन जो है, मान लो कि ये ब्लैक कलर का यहाँ से हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये मेरा पिस्टन है। जब पिस्टन जो है जब नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, मान लो कि ये पहला मूवमेंट है, यहाँ से हम रेड मार्क कर देते हैं, ये पहला मूवमेंट है, ये वन, स्टेप वन। सेकेंड स्टेप में फिर से क्या हुआ होगा, सेकेंड स्टेप में ये नीचे की तरफ गया होगा, पिस्टन जो है नीचे की तरफ गया होगा, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं 2। थर्ड स्टेप में पिस्टन क्या है, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर तक पहुंच चुका होगा, पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर तक पहुंच चुका होगा, इसको कह देते हैं 3। ये हो गया 3। देखना 1 2 3 स्टार्ट किया वो 1 से, टॉप डेड सेंटर, टीडीसी कर देते हैं, ये टीडीसी हो गया टॉप डेड सेंटर, और इसको कर देते हैं बॉटम डेड सेंटर। जब बॉटम डेड सेंटर को रीच किया होगा, कहाँ पे रीच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, बॉटम डेड सेंटर को यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये मेजरमेंट ले लो, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक का मेजरमेंट ले लो, इसको हम लोग कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। जब सक्शन हो रहा होगा तो मासेस कितना, मासेस ऑफ एयर कितना खिंचाया होगा, अप टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, हम लोग कहेंगे कि सब अप टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, यहाँ क्लियरेंस वॉल्यूम का नाम नहीं लेते हम लोग, यहाँ पे कहते हैं कि स्वेप्ट वॉल्यूम तक ही खिंचाया होगा, ठीक है। और ये स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग खींचते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं, यहाँ पे आगे ला करके टीडीसी तक हम लोग कंप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम लोग कहते हैं कि यहाँ तक ही खिंचाया होगा। तो ये जो है, ये वॉल्यूम कितना है, स्वेप वॉल्यूम कितना है, π/4 हम लोग बताए थे कैसे निकाल लेते हैं, स्वेप वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू एल, एरिया क्या था π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो ये मेरा निकला था यहाँ, ये क्या है, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन है, ये क्या है, जिसमें कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द क्या का, क्रैंक का। तो मैंने आप लोगों को बताया जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ रहा होगा तो मेरा क्रैंक जो है वो पहले मान लो कि ये जगह पे है, ये क्रैंक है मेरा, और ये टर्न कर रहा होगा, टर्न कर रहा होगा, इसका मतलब क्या कि पिस्टन जो है नीचे की तरफ आ रहा होगा, हाफ रोटेशन होने के बाद क्रैंक अगेन ये ऊपर की तरफ टर्न किया, तो ये क्या हुआ कि पिस्टन जो है उस वक्त फिर बॉटम डेड सेंटर तक आने के बाद वो फिर ऊपर की तरफ गया होगा। तो ये क्या हुआ, यहां पर कितना रिवॉल्यूशन पर स्ट्रोक, ठीक है, कितना रिवॉल्यूशन पर स्ट्रोक। तो इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक, तो ये कंप्लीट, अगर हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन तुम्हारा कब बन रहा है, पहला स्ट्रोक में, सेकेंड स्ट्रोक में, सॉरी इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक ये कंप्लीट स्ट्रोक कितना रिवॉल्यूशन में बन रहा है, कंप्लीट 1 स्ट्रोक में बन रहा है, मतलब सॉरी 1 रिवॉल्यूशन में बन रहा है, कंप्लीट जो स्ट्रोक है चारों का चारों स्ट्रोक 1 और 2 स्ट्रोक यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। और 3 और 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक का बारे में बात कर रहे हैं, तो एक रिवॉल्यूशन में ये 4 स्ट्रोक बना दे रहा है, एक रिवॉल्यूशन आधा स्ट्रोक में, ये आधा स्ट्रोक में 1 और 2 स्ट्रोक कर रहा है, और आधा स्ट्रोक में 180 डिग्री और 180 डिग्री। मैंने बात किया था 180 डिग्री, याद कर लो शुरू में जो मैंने एग्जांपल दिया था, 180 डिग्री में ये 2 स्ट्रोक कंप्लीट कर रहा है, और रेस्ट ऑफ द 180 डिग्री में ये 2 स्ट्रोक कंप्लीट कर दे रहा है। तो कितना हुआ, इसको कह दिए कि 2 स्ट्रोक ये इंजन से, मतलब एक रिवॉल्यूशन में ये 2 स्ट्रोक काम करता है, एक रिवॉल्यूशन में 2 स्ट्रोक काम करता है। तो जब बात करते हैं कि व्हेन 2 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 2 स्ट्रोक काम करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं 1। कितना रिवॉल्यूशन है यहाँ पे आप लोग देखिए, एक रिवॉल्यूशन में ये 2 स्ट्रोक काम कर रहा है, तो 2 स्ट्रोक के लिए ये स्मॉल एन जो है ये 1 हो जाता है। और जब
फोर स्ट्रोक का बात आता है तो यही चीज हो जाता है। फोर स्ट्रोक में क्या होता है कि एक स्ट्रोक, फिर दूसरा स्ट्रोक, फिर तीसरा स्ट्रोक, फिर चौथा स्ट्रोक, मतलब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, मतलब 720 डिग्री। टोटल कितना रिवॉल्यूशन हुआ? 2 रिवॉल्यूशन में 4 स्ट्रोक कंप्लीट कर रहा है। 2 स्ट्रोक में 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ये पहला रिवॉल्यूशन में अगर कहो कि एक रिवॉल्यूशन में ये एक स्ट्रोक कंप्लीट किया, फिर सेकेंड रिवॉल्यूशन में यहाँ पे क्या किया कि दूसरा स्ट्रोक, यहाँ पे सेकेंड रिवॉल्यूशन में ये दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट किया, फिर इसके बाद अगेन ये एक सर्किल तो बना दिया, फिर अगेन इसको एक रिवॉल्यूशन लेना पड़ रहा है कंप्रेशन में आने के लिए, और इसके बाद फिर एक्सपेंशन जो भी है, सॉरी एक्सपेंशन है, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे हम लोग फिर से ऑब्जर्व किए कि ये 4 अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या कर रहा है, 2 रिवॉल्यूशन लेना पड़ रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इससे हम लोग कहते हैं ये 4 स्ट्रोक का हम लोग नंबर ऑफ कितना रिवॉल्यूशन से हम लोग करते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2। ठीक है, ये 4 स्ट्रोक के लिए। तो ये हो गया, हम लोग इससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। एक लास्ट टर्म है, चलो अटेंडेंस डाल दो, ये लास्ट टर्म आप लोगों को कल बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, और आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट पूरा कंप्लीट, और उसके बाद न्यूमेरिकल में हम लोग करेंगे। समझ में आया कि सबका पार हो गया माथा से? थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। अटेंडेंस डाल करके लीव कर सकते हो, अटेंडेंस डाल के लीव कर सकते हो।